तो शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग का मतलब होता है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों एक टेबल पर आकर किसी भी चीज़ को लेकर, वेजेस हो, वर्किंग कंडीशंस हो या वर्किंग आवर्स हो, उसे डिस्कस करते हैं, नेगोशिएट करते हैं ताकि वो एक डिसीजन पर पहुंच सके। ये उसी कॉन्सेप्ट पे बेसिस पर डिपेंड करता है, जैसे कि मिले सुर मेरा तुम्हारा, जहाँ पे वर्कर अपना सुर एम्प्लॉयर के सुर से नहीं मिलाता, बल्कि दोनों एक दूसरे के साथ नेगोशिएट करते हैं। इसे कलेक्टिव इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई इंडिविजुअल वर्कर या एम्प्लॉयर नहीं आता, बल्कि उनका एसोसिएशन आता है और वो एक दूसरे के साथ बार्गेनिंग करते हैं। कोई प्रपोजल देता है तो उसका काउंटर प्रपोजल होता है, इसीलिए इसे कलेक्टिव बार्गेनिंग कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं टॉपिक। मेरा नाम है नरेंद्र महोबिया। कलेक्टिव बार्गेनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन। नेगोशिएट करते हैं एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय एज अ ग्रुप एंड नॉट एज अ इंडिविजुअल, ताकि वो एक अग्रीमेंट पर एक दोनों के बीच में एक समझौता हो सके और ताकि वो लोग आगे अच्छे से काम कर सके। इसीलिए ये कलेक्टिव बार्गेनिंग होता है। Importance of the collective bargaining. कलेक्टिव बार्गेनिंग इंडस्ट्रियल पीस इंश्योर करता है क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ अग्रीमेंट में आते हैं। इट इंश्योर्स फेयर वेजेस एंड बेनिफिट्स, ताकि उन्हीं चीज़ों पर डिस्कशन होता है जिससे उनके वेजेस और वर्किंग आवर्स और वर्किंग कंडीशंस इंप्रूव हो। इसमें वर्कर्स का पार्टिसिपेशन होता है जिससे डिसीजन एक्सेप्ट करने में बहुत आसानी होती है। मजदूरों का डिस्प्यूट्स कम होता है और रिलेशनशिप इम्प्रूव होता है। तो ये इंपॉर्टेंस है कलेक्टिव बार्गेनिंग के। चलते हैं अगली स्लाइड में। टाइप्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। देयर आर many types of the collective bargaining, but the major type is distributive bargaining, जहाँ पे एक पार्टी गेन होता है तो एक पार्टी का लॉस होता है। जैसे कि अगर एम्प्लॉयर ने बोला कि मुझे 100 रुपया बढ़ाना है, लेकिन एम्प्लॉय बोल रहे कि नहीं, हम लोग 200 के नीचे नहीं मानेंगे, तो एम्प्लॉयज़ को इसमें अगर जीतना है तो जीत होती है तो एम्प्लॉयर का हार होगा। इसीलिए इसे डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग कहते हैं, जहाँ पे एक पार्टी विन होता है, एक पार्टी लूज होता है। इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग में या तो दोनों पार्टी जीतती है या दोनों पार्टी हारती है। जैसे कि ट्रेनिंग प्रोग्राम, इसमें दोनों पार्टी का जीत है। एम्प्लॉयर को अच्छा स्किल्ड लेबर वर्कफोर्स मिलेगा, जबकि एम्प्लॉयज़ का कुछ नॉलेज एनहेंस होगा। तो दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग। प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग, जैसे कि प्रोडक्शन के बेसिस के ऊपर वेजेस या बोनस का अमाउंट डिसाइड करना, तो उसे प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग कहते हैं। उसके अलावा कॉम्पोजिट बार्गेनिंग, इन तीनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। कंसेशनरी बार्गेनिंग, जहाँ पे दोनों एक दूसरे को कंसेशन देते हैं, वैसे टाइप का बार्गेनिंग होता है। वैसे ही एटीट्यूडनल स्ट्रक्चरिंग, इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल बार्गेनिंग इज ऑल्सो द टाइप ऑफ बार्गेनिंग। कंडीशन फॉर सक्सेसफुल बार्गेनिंग। अगर कलेक्टिव बार्गेनिंग को सक्सेसफुल करना है जिससे कि वर्कर और एम्प्लॉयर के बीच में रिलेशनशिप बना रहे, तो उसके लिए कुछ कंडीशंस है। पहली कंडीशन है कि एक स्ट्रॉन्ग ट्रेड यूनियन उनके पास होना चाहिए, वर्कर्स के पास, जिससे वो एम्प्लॉयर के सामने जाकर चीज़ों को अच्छे से नेगोशिएट कर सके, वर्कर्स को रिप्रेजेंट कर सके और अपने प्रॉब्लम्स को अच्छे से बता सके। दूसरी चीज़, मैनेजमेंट नेगोशिएट के लिए तैयार होना चाहिए अच्छे कलेक्टिव बार्गेनिंग के लिए। अगर मैनेजमेंट बहुत स्ट्रिक्ट या रिजिड अप्रोच अपनाएगा तो कभी भी कलेक्टिव बार्गेनिंग सक्सेसफुल नहीं हो सकती। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ट्रस्ट। दोनों को एक दूसरे के ऊपर, वर्कर्स को मैनेजमेंट के ऊपर और मैनेजमेंट को वर्कर्स के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, तभी कलेक्टिव बार्गेनिंग सक्सेसफुल हो सकती है। लीगल फ्रेमवर्क, चौथा है लीगल फ्रेमवर्क। एक लीगल फ्रेमवर्क होना चाहिए जो कलेक्टिव बार्गेनिंग के टर्म्स एंड कंडीशंस को डिसाइड करे और दोनों को एक फ्रेमवर्क और गाइडलाइंस दे, वर्कर्स और मैनेजमेंट को, जिससे एक सक्सेसफुल कलेक्टिव बार्गेनिंग
किया जा सकता है। इसके अलावा एक कम्युनिकेशन और लीडरशिप का बहुत बड़ा रोल होता है कलेक्टिव बार्गेनिंग में। अगर सोचिए, कलेक्टिव बार्गेनिंग के वक्त कोई भी पार्टी, जैसे कि वर्कर्स अगर गुस्से में उठकर चले गए या मैनेजमेंट ने अपना बहुत अथॉरिटेरियन अप्रोच अपनाया, तो कलेक्टिव बार्गेनिंग फेल हो जाएगा। इसीलिए कम्युनिकेशन और लीडरशिप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कलेक्टिव बार्गेनिंग में। यहाँ पर कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसेस दिया गया है, इसे आप एग्ज़ाम में यूज़ कर सकते हैं या तो फिर समझने के लिए। जैसे कि कलेक्टिव बार्गेनिंग का शुरुआत होता है, कोई अगर प्रॉब्लम होगा, सपोज़ वर्कर्स के वर्किंग कंडीशंस में कोई इशू है, या फिर उनके वर्क प्लेस पर कोई रेस्ट रूम नहीं है, तो ये आइडेंटिफाई प्रॉब्लम हुआ। उसके बाद में ये लोग यूनियन के पास जाकर अपनी समस्या को बताते हैं। यूनियन उनकी बातों को समझता है और फिर नेगोशिएट करता है मैनेजमेंट के साथ में। फिर नेगोशिएट करने के वक्त ये दोनों अग्रीमेंट पर आते हैं, मैनेजमेंट और यूनियन, और अल्टीमेटली फिर वो इम्प्लीमेंट होता है कि यहाँ पर ये चीज़ रेस्ट रूम बनना चाहिए। फॉर फेलियर ऑफ द कलेक्टिव बार्गेनिंग इन द इंडस्ट्री, मेन जो रीज़न है कलेक्टिव बार्गेनिंग का फेल होना इंडस्ट्री में, ये है कि यहाँ पर बहुत सारे यूनियन होते हैं। और जब बहुत सारे यूनियन होते हैं तो आपने सुना होगा कि एकता में बड़ी ताकत होती है। इसीलिए जब बहुत सारे यूनियन होते हैं तो मैनेजमेंट हर यूनियन के साथ कल्यूशन करके या उनके लीडर्स को खरीद कर वर्कर्स के इंटरेस्ट को साइडलाइन कर देता है। इसीलिए मल्टीपल और कन्फ्लिक्टिंग यूनियन होने की वजह से एकता नहीं रहती। तो मल्टीपल यूनियन होने की वजह से कलेक्टिव बार्गेनिंग का प्रोसेस बहुत वीक हो जाता है। लैक ऑफ प्रॉपर लीडरशिप, लीडर्स जो होते हैं अगर खुद वर्कर्स के अंदर से नहीं आते, तब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। बिकॉज ऐसे लीडर्स जो पॉलिटिकली एफिलिएटेड होते हैं वो अपना खुद का पर्सनल फ़ायदा देखते हैं, ना कि वर्कर्स का। इनएडिक्वेट लीगल बैकिंग, देखिए इंडिया में कोई भी लीगल प्रोविज़न नहीं है कलेक्टिव बार्गेनिंग के लिए, जिसकी वजह से अगर कोई भी इशू मैनेजमेंट या वर्कर्स की के प्रॉब्लम्स की वजह से होता है, तो जो वर्कर्स या जो एम्प्लॉयर है वो डायरेक्टली एडजुडिकेशन यानी कि डायरेक्टली कोर्ट को अप्रोच कर जाते हैं। और कोर्ट तो आपको पता ही है हमारे देश में तारीख पे तारीख ही आती रहती है, लेकिन कभी उसका फैसला नहीं होता। तीसरा फेल होने का कारण है कलेक्टिव बार्गेनिंग का कि एम्प्लॉयर रेजिस्टेंस। एम्प्लॉयर बहुत अडिग हो जाता है या बहुत अथॉरिटेरियन अप्रोच अपनाता है कि हम लोग वर्कर्स की बात नहीं सुनेंगे, तो इस वजह से कलेक्टिव बार्गेनिंग फेल हो जाता है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, जैसा कि मैंने बोला, काफ़ी इंडिया में ऑलमोस्ट 90% जो ट्रेड यूनियंस है वो पॉलिटिकली अफिलिएटेड होते हैं, जिसकी वजह से वो वर्कर्स का इंटरेस्ट कभी भी ऊपर नहीं रखते, बल्कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का इंटरेस्ट ऊपर रखते हैं या खुद के पर्सनल वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, ना कि वर्कर्स के बेनिफिट के लिए। और सबसे लास्ट में कि अवेयरनेस, वर्कर्स में अवेयरनेस नहीं है कि कलेक्टिव बार्गेनिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट या बहुत ही क्रूशियल टूल हो सकता है उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। इनफैक्ट कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसेस को वर्कर्स ऐसा देखते हैं कि वो एक बस एक हिंड्रेंस है कोर्ट में जाने के पहले जो उन्हें करना है। तो ये सारे रीज़न है फेलियर होने के कलेक्टिव बार्गेनिंग के। सजेशंस टू इम्प्रूव कलेक्टिव बार्गेनिंग, तो सजेशंस ऐसा होना चाहिए कि कलेक्टिव बार्गेनिंग के लिए ट्रेड यूनियन को आपको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, लीगल रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे, बायपार्टेट ट्राईपार्टेट मैकेनिज्म, जहाँ पे बायपार्टेट यानी कि दो लोग मिलकर, वर्कर्स और मैनेजमेंट मिलकर एक बीच का रास्ता निकाल सकते हैं। ट्राईपार्टेट मैनेजमेंट मैकेनिज्म मतलब वर्कर्स, मैनेजमेंट और गवर्नमेंट कॉन्सिलिएशन, आर्बिट्रेशन और के द्वारा चीज़ों को सुलझा सकते हैं। इसके अलावा आपको ट्रेनिंग और अवेयरनेस प्रोग्राम वर्कर्स के बीच में देकर कलेक्टिव बार्गेनिंग को इम्प्रूव किया जा सकता है। और ट्रांसपेरेंसी, अगर कोई भी फैसला होता है कलेक्टिव बार्गेनिंग से निकल कर आता है तो वो मज़दूरों के बीच में जाना चाहिए। इन सब रीज़न से कलेक्टिव बार्गेनिंग इम्प्रूव हो सकता है। और लास्ट में
जो कलेक्टिव बार्गेनिंग वो बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है इंडस्ट्रियल रिलेशंस को इम्प्रूव करने में। और अगर सही फ्रेमवर्क और कमिटमेंट दिया जाए तो ये बहुत ही अच्छा टूल हो सकता है सोशल जस्टिस के लिए और इक्विटी लाने के लिए इंडिया में। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ like, subscribe, share and comment and tell others about the channel. Thank you very much.